हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में अभी अक्टूबर मंथ सीरीज स्टार्ट हो चुका है और प्लस में रिजल्ट सीजन भी आया हुआ है और 3 अक्टूबर से मतलब कि कल से रिजल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम किस तरीके से आने वाले एक मंथ के लिए स्विंग ट्रेडिंग करें और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स को पिक करें, उसको कैसे ट्रैक करें और एग्जैक्टली उस स्टॉक्स में हमारा क्या व्यू होना चाहिए। और उस मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपका ये स्टॉक्स लेना है, मान लीजिए कि मेरा व्यू लग रहा है कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो आप उस व्यू के पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए, आखिर आपने क्यों इसी चीज को उठाया, आपने क्या सोचा, तो वो सब चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आप अगर चाहो तो इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बस ऊपर ऊपर सुन लेते हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते कि हाँ मैंने ये स्टॉक्स बोला, ये सेटअप बोला तो क्यों बोला। क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ कि नेक्स्ट अभी कल से रिजल्ट आने वाले हैं, तो मार्केट में रिजल्ट की बारिश होगी, तो आप हर एक स्टॉक्स को तो नहीं पिक कर सकते। जो आपको स्टॉक सही लगे, जो सही लेवल पे हो, जिसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, चाहे ऊपर या नीचे, आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से वो फिट बैठता हो, आपके वॉच लिस्ट में वो आता हो, उसी तरीके से उठाओगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, इस चीज को रिकमेंड मैं नहीं कर रही हूँ। ये स्टॉक एज है, ऐप है, आप मोबाइल में भी देखो, लैपटॉप में भी देखो, बिल्कुल ही फ्री है। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप यूज किया करिए। हर दिन 15-20 मिनट किसी और चीज को देखने से अच्छा है आप इस ऐप को देखिए, इस पे समझिए कि एग्जैक्टली कैसे कैसे लोग मतलब यूज करते हैं, फिल्टर मतलब फीचर्स को यूज करते हैं। अब जैसे कि इसमें ये है रिजल्ट सीजन का 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, मैंने अभी बोला इसमें बहुत सारे स्टॉक्स के आएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में सबसे अच्छा है टीसीएस। 9 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो मान लीजिए कि मुझे टीसीएस को ट्रैक करना है, ठीक है, आज 2 अक्टूबर हो गया, मुश्किल से 6 दिन बचे हुए। तो अब ये 6 दिन के हिसाब से हमारा क्या व्यू होना चाहिए कि भाई इसका रिजल्ट कैसा आ सकता है। हमारा मतलब अगर लेने का विचार होगा तो हम पॉजिटिव देखेंगे कि निगेटिव देखेंगे, होगा ना, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो मेरा मानो पहले ये चीजों को लिस्ट बनाओ, आपको कौन कौन सा देखना है, कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करना है, किस सेक्टर का ट्रेंड कैसा है, सेंटीमेंट कैसा है। अब देखिए मार्केट में कल आरबीआई की पॉलिसी हुई ना, रिलायंस नहीं चला, आईटी सेक्टर नहीं चला, चला कौन, बैंकिंग चले, एनबीएफसी चले ना। इसका मतलब क्लियर है कि आरबीआई पॉलिसी से बैंकिंग और एनबीएफसी को फायदा हुआ है, लेकिन आईटी सेक्टर को कोई लेना देना नहीं है, एफएमसीजी को कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीजों को आप एक थीम बनाइए, एक मतलब लिस्ट बनाइए, ये चीजें मैं कह रही हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मान लो फॉर एग्जांपल टीसीएस मैंने लिया, अब मेरा व्यू है टीसीएस देखने का, तो मैं टीसीएस को किस तरीके से समझूंगी। सबसे पहले देखो टीसीएस का क्या है, चार्ट पे हम टीसीएस का जाते हैं, देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। पहले यहां से जब टैरिफ आया था तब से लेकर के अब तक ये पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में गिरे जा रहा है। मतलब कि जब भी बेचारा ये रिकवर करता है, देखो यहां से समझो, यहां पर एक कैंडल ग्रीन बनाया, रिकवर करने की कोशिश किया, फिर से ये गिरा, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर से थोड़े टाइम कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा, फिर ये गया, फिर गिरा, मतलब कि इसका ट्रेंड नेगेटिव है ना। आप अगर रिजल्ट पे देखोगे, भाई टैरिफ जब से आया है, आपका वीजा का इशू जब से हुआ है, तब से ये स्टॉक्स पे प्रेशर है। तो मतलब कि कुल मिलाकर के ये है कि टीसीएस हो या जो भी यूएस बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करने वाली आईटी फर्म हो, जिसका इनकम मतलब आउट ऑफ इंडिया आता हो, तो डॉलर में आता हो, तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव है। तो अब रही बात सेंटीमेंट, तो निगेटिव है। अब देखते हैं रिजल्ट का क्या है। अब देखो हम जाते हैं फिर से यहाँ पे, देखिए 2024 के जो टाइम था, उस टाइम पे 24 का जो 9 जुलाई वाला सेशन था वो है, ये जो दिसंबर का सेशन था वो है, ये मार्च का सेशन है। तो इसमें इसके कैसे रिजल्ट थे, तो आप इसमें थोड़ा सा कंपेयर करोगे। देखो सबसे पहले 62, 64, 64, 64, मतलब लमसम देखा जाए ऑन एवरेज तो इसके जो नेट सेल है ऑन एवरेज ठीक ठाक आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर देखोगे, ये भी ठीक ठाक आ रहे हैं। इस तरीके इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, पैट, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 12,000 आए थे, फिर थोड़ा कम आया था, फिर थोड़ा ज्यादा आया, फिर कम आया, फिर मतलब लगभग में ज्यादा आया। इस तरीके से आप कंपेयर करोगे तो आपको एक
लॉजिक लगेगा कि नहीं, इसका जो रिजल्ट होता है थोड़ा ऊपर नीचे कर करके मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पॉजिटिव ही रहता है या फ्लैट रहता है रिजल्ट। लेकिन अभी इसका रेवेन्यू का इशू है कि डॉलर प्राइस गिरते जा रही है, प्राइस गिरते जा रही है और डॉलर स्पाइक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर करोगे, ठीक है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने आपको चार्ट्स भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं कुछ और डिफरेंट स्टॉक्स पे, ठीक है। अब ये सब चीजें आप कंपेयर करो। फिर टाटा एलेक्सी है, इसको देखो। फिर आप उसके बाद जो जो चीजें हैं देखो, इसका एचसीएल टेक का देखो। मतलब कि जो जो चीजें आपको समझ में आते, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर के ही हब होंगे स्टार्टिंग के 1 वीक तक, तो आईटी सेक्टर पे फोकस होगा। फिर उसके बाद देखेंगे टेक महिंद्रा हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी। देखिए अब इंश्योरेंस कंपनी का स्टोरी समझिए। इंश्योरेंस कंपनी में क्या हुआ था कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट आया था, तो उसमें था ना कि जीएसटी का जो रेट कट है वो तो कम हुआ, मतलब बिल्कुल ही आईटी कह रही हूँ, इंश्योरेंस कंपनी पे फ्री कर दिया। लेकिन प्लस में जो उनको इनपुट टैक्स का रिबेट मिलता था उसको भी वो लोग कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो निगेटिव था ना, निगेटिव। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके रिजल्ट पे पड़ सकता है। तो लेकिन रिजल्ट का क्या है कि इसके प्रीमियम तो अभी भी स्पाइक करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, इंश्योरेंस उतने ही प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं और कंपलसरी होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए नेसेसरी बनते जा रहा है। तो ये सब चीजें थीम लेकर के आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगी। देखो अब ये एंजल वन है, इसका आप सेक्टर देखो। जब से आपका वीकली एक्सपायरी क्लोज हुआ है बैंक का, या अभी जो आपका आ रहा है ना कि वीकली एक्सपायरी बंद होने की कगार पे है निफ्टी का भी, क्योंकि सेबी ने बोला है कंसल्टेशन पेपर इशू करेंगे, उसमें जैसा पब्लिक का डिमांड होगा उसकी हम बातों को सुनेंगे। तो शायद हो जाए, मुझे तो कम ही लग रहा है, नहीं तो वोलेटिलिटी तो रहेगी ही नहीं। तो एंजल वन का तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही वो चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, अकाउंट क्लोजिंग, बिजनेस हैम्पर वगैरह वगैरह, मार्केट में ट्रेंड भी अभी निगेटिव है। तो इसका भी कुल मिलाकर के यही है भाई कि इसका भी रिजल्ट पे कुछ खास मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है। और बाकी चार्ट पे देख लेंगे। जैसे देखो अब चार्ट पे आते हैं। देखिए ये जो चीज मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ आपको एक सेटअप बता रही हूँ कि कैसे लोग चीज को एस्टिमेट करते, लॉजिक लगाते। देखो अब आप देखो दूर दूर तक क्या लग रहा है एंजल वन का, आप खुद बताओ। दूर दूर तक से मेरे को आप क्लियर बताइए कि इस चार्ट को देख करके क्या लग रहा है। यहाँ पर क्लियर है ना, इसका एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया। ये कब की बात है? 15 मई की बात है। ये ऊपर गया, फिर वहां से नीचे लोअर लो का पैटर्न देखो, ये लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। 9 EMA का ट्रेंड निगेटिव है। मार्केट का सपोर्ट कम से कम यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है ना। अब आपके पास है कि अगर इस डेट तक यहां पर रहेगा, यहां पर, तो भाई मैं बाई करने से ज्यादा इस चीज को सेल करने में प्रेफर करूंगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इस तरीके से हम मार्केट के थीम को, डेटा को समझते हैं, क्योंकि सेबी के हिसाब से 3 महीने तक का आप नहीं दिखा सकते हो, मतलब पीछे से 3 महीने के पहले का ही आप चार्ट समझा सकते हो या समझाने के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं वही दिखा रही हूँ कि देखिए इधर भी सपोर्ट है, तो ये सब चीज को आप फॉलो करिए। अब देखिए हम और आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस आईटी सेक्टर है, सेम इसका भी वही। JSW स्टील इसका अलग है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसके फंडामेंटल को, तो 42, 39, 41, 44, 43। अब आप देखिए कि इसका थोड़ा सा यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड में गया था, फिर उसके बाद धीरे 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 इसके जो है सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी धीरे धीरे यहाँ पे ज्यादा हुआ था, कम हो गया, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, यहाँ पर सडनली यहाँ पे प्रॉफिट बढ़े हैं। देखिए वो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़े हुए हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, यहाँ पर भी इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़े हुए। मतलब इसका ये है कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग मोड में चल रही है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए जब इसका डेट आने लगेगा ना पास में, तो हम एक और चीज देखेंगे। हाँ यहाँ पर देखिए डिलीवरीज में जाइए, ठीक है। मान लीजिए कि 2 दिन के बाद इसका आने वाला है रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से डेटा उठा करके देखेंगे।
कि मार्केट में इस लेवल पे देखो ट्रेड तो इतना हुआ ना, लेकिन इसमें से सिर्फ ये पोर्शन ही डिलीवरी में गया। यहाँ पर भी ट्रेड हुआ लेकिन इतना पोर्शन डिलीवरी में गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसमें क्वांटिटी जब 1100 के पास आता है तो ट्रेड होता है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे कम हुआ है। तो ये सब चीजों को हम कंपेयर करेंगे और एक अपना व्यू बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद चार्ट पे देखेंगे JSW स्टील। देखिए अब देखो, अब आपका चार्ट क्लियर है, इसमें कुछ चीज बताने की जरूरत नहीं है। नहीं बताने के लिए मैंने क्या बोला कि आप यहां से कंपेयर किया हमने, वहां पे यहां से हमने सब कुछ कंपेयर किया फाइनेंशियल, ठीक है, ये सब चीजें देखा हमने। फिर उसके बाद फिर हमने डिलीवरीज देखी, फिर उसके बाद हमने चार्ट देखा। मान लीजिए इसका किस तारीख को रिजल्ट आने वाला है, JSW स्टील 17 अक्टूबर को, मतलब अभी भी 15 दिन टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका चार्ट भी देख लिया कि भाई देखो इसका चार्ट किस तरीके है ना। तो ये आपके सामने है कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। जो चीजें हैं मैंने हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश की है कि अगर आपका सबसे पहले सेक्टर देखिए कि वो किस सेक्टर से स्टॉक्स आता है, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स का फंडामेंटल देखिए, लास्ट के 2-3 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखिए, 2-3 क्वार्टर से जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो किस तरीके से मूव करता है वो देखिए। फिर उसके बाद कोशिश करिए कि जब भी डेट है 15-16 को रिजल्ट आने की, तो उससे 3-4 दिन पहले का ट्रैक देखिए कि कितने पोर्शन डिलीवरी हो रही है, ठीक है। ये सब चीजें देखा करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, ओके, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में देखिए, तब जाकर के आप करिए। देखिए स्टॉक मार्केट में ना पैसे बनाना इतना आसान नहीं होता है, और हर चीज का एक ही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। हर काम करते हो, सब कुछ सोते हो, सब कुछ सोच समझ करके लॉजिक लगा के रखते हो, लेकिन रिस्क मैनेज नहीं करते। आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको लगाना है किसी स्विंग ट्रेडिंग में, मान लीजिए, तो 100% आपका कैपिटल 1 लाख रुपए हो गया। तो क्या आप 1 लाख को एक ही जगह पे लगाओगे, या आपको दिखेगा कि नहीं भैया इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी कम है, ये होने के चांसेस ज्यादा है, इसके कम है, और ये सेटअप 50-60% काम करता है, नहीं करता, सब कुछ सोचोगे ना। इसीलिए कहा जाता है सिर्फ 10% आपका स्किल काम आता है, 90% आपका साइकोलॉजी काम आता है। क्योंकि स्किल जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल चीज होता है, लेकिन आपका माइंड जो होता है वो एक मतलब आर्ट है, वो एक इमेजिनेशन है, वो आपका एक मतलब एक्सेप्टेंस है, वो चीज है। कहते हैं ना कि ट्रेडिंग करना एक आर्ट होती है, और आर्ट कलाकारी है, कब आना नहीं आना वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके ही आता है, ओके। उस तरीके से करिएगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।